तो वेलकम बैक गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड मेरा नाम सौरभ। एंड आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया फेज़ जावास्क्रिप्ट का। है एडवांस का ही पार्ट, बट या काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम इस फेज़ के बाद पूरा का पूरा इस फेज़ के अंदर बेसिकली हम थोड़े और एडवांस टॉपिक्स टच कर रहे होंगे, जैसे कि दिस क्या होता है, बाइंडिंग, बेसिकली क्लोजर्स एक्सेट्रा। मज़ा आने वाला है काफ़ी। एंड पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने अपनी जो वो है ना, क्या, प्रोजेक्ट वाली सीरीज़ सीरीज़ तो नहीं कहूँगा, वही अपना प्रोजेक्ट वाला रिदम मेंटेन करके रखा था। 2 प्रोजेक्ट और बनाए थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। मज़ा आया बना के मेरे को भी आपके साथ। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं, जैसे कि आपको टाइटल में दिख रहा होगा, आज का टॉपिक है ऊप्स का। काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने ऊप्स अपनी किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा, लाइक जावा, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा। तो कुछ बैगेज लेके आए होंगे अपने साथ, बिकॉज एज माई टीचर सेड दैट खाली कैनवस पे पेंट करना आसान है उस कैनवस से जिसमें ऑलरेडी आधी पेंटिंग हो चुकी है। बिकॉज उस आधी पेंटिंग वाली कैनवस के अंदर पेंट करने में मुझे अपना दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना, कि कैसे कलर्स मैच करने हैं, क्या बनाना चाह रहा था एक्चुअली। दैट्स वाई इफ़ यू आर अमंग दोज हु केम हियर विद एम्प्टी कैनवस, देन वेलकम यू ऑल। एंड अगर आपके पास कुछ पुरानी पेंटिंग्स हैं तो करिए उसको रेज, नई स्टार्ट करते हैं पेंटिंग। आप भी समझिएगा, हम समझाते हैं आपको ईजिली। चलो, तो बेसिकली ऊप्स क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, उनमें ऐसा क्या फीचर है जिनकी वजह से हम इन्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्ड है क्या, क्यों है एक्चुअली। तो देखो, हमारी जावास्क्रिप्ट कभी भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। ये 6 के बाद ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लिस्ट में आ तो गई, बट प्योरली ये अभी भी जावास्क्रिप्ट एक ओप्स लैंग्वेज नहीं है। ओके, यू कैन गूगल इट, यू कैन चैट जीपीटी इट। स्टिल आपकी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, उस स्टाइल को अडेप्ट तो कर लिया आपके जावास्क्रिप्ट ने, बट प्योरली नहीं। बिकॉज अंडर द हुड, बिहाइंड द सीन्स, वो अपनी ही उस दुनिया में है जिसमें वो क्रिएट हुई थी। हाँ, बस दिखाने के लिए लोगों को ऊप्स वाली लैंग्वेज वो अब भी है। तो बेसिकली देखो, आपने जो पाइथन जैसी, जावास्क्रिप्ट जैसी, जावा जैसी बहुत सारी लैंग्वेजेस करी हुई हैं। कुछ आपकी स्ट्रक्चरल लैंग्वेजेस थी, है ना, कुछ आपकी फंक्शनल लैंग्वेज थी, कुछ आपकी ऊप्स लैंग्वेज थी। वैसे ही जावास्क्रिप्ट आपकी पता है कैसी लैंग्वेज है, एक प्रोटोटाइप बेस्ड इनहेरिटेंस लैंग्वेज है। ठीक है, काफ़ी बात कर ली इधर उधर की, मेन टॉपिक पे आते हैं। ऊप्स होता क्या है। देखो, हर एक लैंग्वेज का ना अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक टच होता है, एक स्ट्रक्चर होता है कि किस वे में वो लिखी गई है। तो बेसिकली आपका ऊप्स जो है ना, वो एक पैराडाइम होता है। पैराडाइम वही सेम। Why it isn't opening, guys? Just give me a minute. ओके, इट ओपन नाउ। ठीक है, तो हाँ, हमारा डिस्कशन कहाँ पे था। हम बात कर रहे थे अपने कि आपका बेसिकली जो ऊप्स क्या होता है, प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम आपका एक स्टाइल होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके बेस पे आप अपनी पूरी लैंग्वेज को लिखते हो। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन पढ़ के बताऊँ आपको ऊप्स की, सो व्हाट इट से इसकी, इट्स अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम, मतलब या तो स्टाइल या स्ट्रक्चर विच इज सेंटर्ड अराउंड ऑब्जेक्ट्स रादर देन एनी अदर एक्शन। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है आपकी, वो एक ऐसा पैराडाइम है, एक ऐसी स्टाइल है जहाँ पे जो मेन फोकस होता है ना, वो पूरा सेंटर्ड होता है अराउंड ऑब्जेक्ट्स, ना कि एक्शंस। बेसिकली आपके फंक्शंस, हम फंक्शंस नहीं बनाते उसमें, हम बेसिकली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या सीन है, इन जावास्क्रिप्ट या फिर किसी भी अलग लैंग्वेज के अंदर जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और फंक्शंस, जिनको मेथड्स भी कहते हैं। एंड रिलेटेड डेटा प्रॉपर्टीज बेसिकली आपकी। तो भाई, जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे मैंने कहा था ना, या तो प्रॉपर्टी डालोगे या अपने मेथड्स डालते हो। वही हर चीज़ हर ऑब्जेक्ट में, हर लैंग्वेज में लागू होती है कि ऑब्जेक्ट्स आर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटाज, जिसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। एंड इट कंटेन्स फंक्शंस या मेथड्स ऑल्सो दैट रिप्रेजेंट अ रियल वर्ल्ड एंटिटीज़। ठीक है, जो डेटा होता है बेसिकली हम इंसर्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर, वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को हमेशा पॉइंट कर रहा होता है या रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक, अब बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट होता है आपका स्ट्रक्चर
जिसके बेसिस पे बनती हैं क्लासेस। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट क्लासेस होती है ना, यही पूरा ऊप्स होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट की तरफ ओरिएंटेड है एंड ऑब्जेक्ट से क्रिएट होती हैं क्लासेस। तो क्लासेस बेसिकली क्या होती हैं? क्लासेस आपके सिंटैक्टिकल क्या कह लो, सुगर कह लो एक तरीके से, बिकॉज बिफोर ES6 आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम नहीं था, बट स्टिल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करा करते थे। क्यों? बिकॉज आपकी जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज थी वो स्टार्टिंग से ही आपकी प्रोटोटाइप बेस्ड इनहेरिटेंस को फॉलो करते हुए आ रही है। और प्रोटोटाइप बेस्ड इनहेरिटेंस, अभी इनहेरिटेंस वर्ड जो है ना वो अपने आप ही ऊप्स का एक कंसेप्ट है। तो इस प्रोटोटाइपल बेस्ड इनहेरिटेंस को थोड़ा सा शुगर कोट कर दिया गया, इसके ऊपर कुछ लेयर्स लगा देगी एंड बना दिया गया क्लासेस को। बिकॉज एज जावास्क्रिप्ट पॉपुलर हो रही थी तो बहुत सारी लैंग्वेजेस से जो डेवलपर्स थे वो जावास्क्रिप्ट के अंदर आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट हुआ करते थे। तो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर ने बैठा, उन्होंने इस स्टिल जो चीज़ इसके पास थी, जो इनकी जान है, जो इसकी प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, वो है प्रोटोटाइप बेस्ड इनहेरिटेंस। इसके ऊपर सिंटैक्टिकल शुगर को लगाया एंड क्लासेस का कंसेप्ट दे दिया एंड प्रोवाइड अ मोर कन्वीनियंट वे टू क्रिएट एंड मैनेज ऑब्जेक्ट्स एंड देयर बिहेवियर। ओके, यू गॉट दैट पॉइंट कि क्या क्लासेस होती हैं? क्लासेस बेसिकली कुछ नहीं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो एक सिंटैक्टिकल शुगर है ओवर द एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइपल बेस्ड इनहेरिटेंस, जिसकी वजह से आप और इजीली अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर पा रहे थे, क्लासेस को यूज़ कर पा रहे थे, उसके बिहेवियर को एक्सेस कर पा रहे थे, चेंज कर पा रहे थे, एंड दैट्स ऑल। क्यों? बिकॉज बहुत सारे लोग आ रहे थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टच देना जरूरी था, तो डेवलपर्स ने दे दिया उसको। ओके, दैट वाज द होल पॉइंट कि क्या होता है एक्चुअली ये। अब हमने ऑब्जेक्ट अब तक यूज़ कर लिया है, मुझे पता है, मैंने आपको बता रखा है कि ऑब्जेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो आपके पास कई तरीके हैं। जैसे आप ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट लिटरल की तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, या ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हो, या आप जो मेथड है ना प्रोटोटाइपल बेस्ड, इसके थ्रू भी कर सकते हो। बट इसमें क्या होता है, आप एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को ही बार बार ओवरराइड कर रहे होते हो, तो ये अच्छा भी नहीं होता। हाँ, कहीं केसेस में काम आता है। एंड आप एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ कर सकते हो। कंस्ट्रक्टेड फंक्शन की बात हम अगले लेक्चर में कर रहे होंगे, बट या टुडेज आवर टॉपिक इज टू जस्ट गेट अ ओवरव्यू ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके 4 पिलर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में। अब जिस वे में आपने जावा के अंदर, C++ के अंदर, पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट को यूज़ करा है ना, कि आप अलग फाइल्स के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट डाल दे रहे हो, उसको इंपोर्ट कर रहे हो, वहाँ पे उन ऑब्जेक्ट की चीज़ों को लेके आ रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, इतना हाइपर, इतना वर्बोस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करे जाते, बिकॉज इसका काम कुछ और है, उन कोड का काम कुछ और होता था। दैट्स वाई हम उप्स को इतना इन डेप्थ में घुसकर डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, बट हाँ एक सरफेस लेवल पे पूरा का पूरा उसको हम कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। ओके, जब ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे, बिल्कुल जब प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, बाकी ऑब्जेक्ट को तो हम यूज़ करते ही हैं, बट क्लासेस का थोड़ा कम यूज़ हो रहा होगा यहाँ पे हमारे थ्रू। ये सब यूज़ करते हैं बट हमें पता नहीं है, हम करते हुए आ रहे हैं अब तक, अभी आपको पता चलेगा धीरे धीरे। तो चलो आज समझते हैं अपने इसको, क्लासेस को, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। तो पहले हम समझते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन किस तरीके से काम करता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन वाला तो बात नहीं चलेगी, लेकिन इस कंस्ट्रक्टर कीवर्ड को हम समझेंगे आज। तो देखो, अब तक ऊप्स के अंदर हम क्या कर रहे थे बताओ। ऊप्स के अंदर हम बेसिकली, अगर मैं यहाँ जाऊँ तो मुझे पता है मेरे पास एक तरीका होता था जिससे मैं कॉन्स्ट क्या करता था, कॉन्स्ट OBJ इक्वल्स टू, मैं अगर ऐसे करूँगा एंड मैं बोलता हूँ कि नेम जो है मेरा वो सौरभ है, तो ये प्रॉपर्टी मिल गई इसको। अच्छा, मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, एंड इस कॉमा के अंदर व्हाट आई कैन से देयर कि मेरी जो एज है वो 19 है, ठीक है, इतना ही। तो एक ऑब्जेक्ट बन गया। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ console.log, इफ आई प्रिंट OBJ, व्हाट आई गेट, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, मुझे क्या मिलने वाला है। ओके, लेट मी गो टू दिस and open my integrated terminal in that script. Okay, so what if I do node script.js, तो मुझे मेरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मैं यहाँ से डॉट का यूज़ करके या स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकता हूँ। तो ये तरीका था ऑब्जेक्ट लिटरल बनाने का, कि हाँ भाई लिटरल मीन्स कि ये लिटरली ऑब्जेक्ट ही है। मैं यहाँ पे जोर दे रहा हूँ इस बात पे कि ये ऑब्जेक्ट ही है, दैट्स वाई इसको एक ऑब्जेक्ट लिटरल नाम दिया गया है मेथड को। ओके, बट सिर्फ इसी तरीके से नहीं बना सकते, और भी तरीके हैं। जैसे आपको पता है ना, एक ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ऐसे ये भी एक तरीका होता है बनाने का, ये भी हमने पढ़ रखा है। और भी कई तरीके होते हैं, बट हम उनको आगे सीख रहे होंगे। बट आज जो हम फोकस करने वाले हैं वो है क्लासेस के ऊपर।
क्लास कैसे बनती है एक्चुअली। तो आओ बनाते हैं क्लास। तो कॉन्स्ट ओबीजे आपका एक ऑब्जेक्ट है, और जैसा मैंने आपको बोला कि ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है आपके किसका, इसको मैं पूरा नाम दे देता हूँ, ओबीजे बंद कर देता हूँ। चलो मैं दे देता हूँ माई ओबीजे। तो हमारी डिस्कशन कहाँ पे थी, ओबीजे पे। तो ओबीजे ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली वो स्ट्रक्चर होता है, वो ब्लूप्रिंट होता है जिसके बेसिस पे आप अलग अलग क्लासेस को बनाते हो ऑन सेम प्रॉपर्टीज, बस वैल्यू चेंज होती है। ओके, सो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऐसे। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर आपका एक स्पेशल मेथड होता है जो काम करता है आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या ले रहे होगे आप, इस ऑब्जेक्ट के अंदर लेट सपोज आप नेम लेते हो, आप लेते हो उसकी, लेट सपोज आप लेते हो नेम ऑफ कार, देन आप यहाँ पे लेते हो क्या, यू टेक मॉडल ऑफ द कार, सिंपल एकदम, ठीक है। अभी कंस्ट्रक्टर भी एक तरीके का फंक्शन ही होता है जो अपने आप कॉल होता है जब आप यूज़ कर रहे होते हो अपने एक किसको, जब आप यूज़ कर रहे होते हो अपने ऑब्जेक्ट को। अब अगर मैं बोलूँ आपको, मैं यहाँ पे चाहे तो कुछ भी दे सकता हूँ, नेम डॉट मॉडल। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है, बट व्हाट इफ आई से नेम इज इक्वल्स टू नेम, बट ये तो बड़ा अजीब तरीका हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो हमें वैल्यू इसकी सेट करनी है और यही सेट करनी है जो मुझे मिली है, तो अभी हमें कन्फ्यूज़न होती है ना, दैट्स वाई। उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट को। दिस डॉट नेम मीन्स कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो दिस डॉट नेम है जो खाली पड़ा है उसमें वैल्यू डालो ये वाली नेम की, सेम एज व्हाट यू डू दिस डॉट मॉडल इक्वल्स टू मॉडल, ऐसे। तो ये क्या करेगा, ये आपके इस कंस्ट्रक्टर को क्या करेगा, वैल्यू प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। ओके, आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। अब ठीक है यार, इतना समझ में आया। पहले तो मुझे कॉन्स्ट यूज़ नहीं करना, हम एक क्लास बना रहे हैं तो वी हैव टू यूज़ क्लास। तो मैंने क्लास क्रिएट करी जिसका नाम है ओबीजे। ओके, एंड इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर को डाला कि वो दो वैल्यूज़ लेगा, नेम मॉडल। अब ये वैल्यू सेट करनी है इसके ग्लोबल इंडेक्स में, तो दैट्स वाई आई यूज़ दिस डॉट नेम एंड दिस डॉट मॉडल, जिसकी वजह से जो वैल्यू इसके अंदर पड़ी हुई है खाली उसको वैल्यू मिलेगी जो इसको मैंने पास करी है। कोई अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एक मेथड डिक्लेयर करते हैं इसी के अंदर। मेथड इज़ लाइक प्रिंट, चाहे तो यहाँ एक एरो मेथड डाल सकता हूँ या मैं सिंपल फंक्शन बना सकता हूँ, दैट अप टू मी। तो मैं एक एरो मेथड डाल देता हूँ। चलो इसका काम क्या है, कंसोल डॉट लॉग करना इसको, दिस कार दिस, अब वेरिएबल इंसर्ट करना है तो दिस डॉट नेम ज़रूरी है, बिकॉज फंक्शन को नहीं पता ना कि आप किस नेम के बारे में बात कर रहे हो, तो फंक्शन को मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा दिस वाला। एंड ये दिस कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, ये पूरी की पूरी क्लास। ओके ठीक है, दिस कार इज ऑफ मॉडल, ऐसे, दिस डॉट ईयर, सिंपल एकदम, ठीक है भाई। अब एक तो ये हो गया। अब मैं इसके बेसिस पे क्रिएट करता हूँ कुछ, लाइक कॉन्स्ट टोयोटा। अगर मैं करूँ टोयोटा तो कैसे होगा ये बताओ, वी हैव टू यूज़ अ कीवर्ड न्यू ओबीजे, ऐसे। एंड इस ओबीजे में क्या डालूंगा मैं, नेम और मॉडल। तो नेम इज लाइक टोयोटा एंड इट्स मॉडल इज 2012, ऐसे। एंड व्हाट इफ आई प्रिंट टोयोटा, क्या वैल्यू है इसकी देखें ज़रा, टोयोटा। ओके, व्हाट इफ आई रन दैट थिंग, तो मुझे कुछ ऑब्जेक्ट मिला है भाई। ओके, इन ऑब्जेक्ट व्हाट आई गेट अ फंक्शन, देन नेम, देन मॉडल। अब इसका पता है फ़ायदा क्या है, मैं एक और कार क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट स्विफ्ट न्यू ओबीजे स्विफ्ट एंड इट्स मॉडल इज 2005। चलो ठीक है, अब टोयोटा के साथ मैं प्रिंट करता हूँ अपनी स्विफ्ट को भी। अब मैं अगर नोट करूँ इसको, ओके सो सी, मुझे दोनों का एक्सेस मिला है, मेरी वैल्यू ओवरराइट नहीं करी गई है। तो ये क्लासेस का होता है कि आप एक क्लास से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। दिस इज़ द वे। हमने क्या करा, हम बेसिकली जिसके थ्रू वेरिएबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करें, वैल्यू है ये तीन चीज़, वैल्यू है, इन तीन चीज़ों को ही मुझे सेट भी करना है। तो पहले मैं वेरिएबल को कैच करूँगा यूजिंग दिस, देन सेट कर दूंगा वैल्यू जो मेरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पास है।
एंड यहाँ से मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो टोयोटा के अंदर जाके जो टोयोटा है उसके अंदर एक प्रिंट फंक्शन है, उसको कॉल कर सकता हूँ, डायरेक्टली रन करना पड़ेगा। ओके सो सी दिस टोयोटा कार इज़ नॉट ऑफ मॉडल। अच्छा इसको ईयर नहीं मिला, वाई दिस, अच्छा दिस डॉट मॉडल था यहाँ पे, दैट वाज द थिंग। अब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ओके क्लियर करते हैं इसको एक बार, ऊपर जाते हैं, मॉडल ई है यहाँ पे। ओके इस फंक्शन के अंदर ना बार बार जो अनडिफाइंड मिल रहा है उसका सिंपल रीज़न क्या है कि हम कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे। आप रिटर्न कर दो सिंपल ऐसे कि हम कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे, तो अब आपको अनडिफाइंड नहीं मिलेगा। अब नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस करता हूँ, देखो दिस टोयोटा कार इज़ ऑफ मॉडल 2012 एंड वी गॉट अ रिटर्न। अगर आपको इसको हटाना है कुछ नहीं, सिंपल एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दो, आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दो, तो आपको ठीक है कुछ ऐसा अनडिफाइंड नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ एक एम्प्टी स्ट्रिंग आपको मिलेगी। तो बात है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो उसको, हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को अच्छे से। तो ये चीज़ है, ये आपकी क्लास है बेसिकली। ऐसे ही आप एक क्लास से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ओके आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टर हमने जो यूज़ करा बेसिकली, व्हाट इज़ दिस? कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेथड विच इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज़, जैसे हमने यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टी को एक साथ इनिशियलाइज कर दिया, मैं चाहता तो एक प्रॉपर्टी कर सकता था। यही कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम होता है। कंस्ट्रक्टर आपका एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, मेथड होता है जो आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है बेसिकली। ओके आई होप यू गॉट द पॉइंट, बट आई वांट टू से यू दैट्स ऑल इन दिस। अब हम बात करते हैं जिसके लिए ये पूरा लेक्चर बनाया है, 4 पिलर्स ऑफ ओप्स। आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड सुने होंगे बेसिकली कि आपका 4 पिलर्स होता है ओप्स का। 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल, वो 4 पिलर्स क्या होते हैं, कैन यू टेल मी? 4 पिलर्स ऑफ ओप्स। तो पहले पिलर के बारे में हम बात करते हैं, विच इज़ योर एनकैप्सुलेशन। ओके एनकैप्सुलेशन आपका फर्स्ट पिलर होता है विच प्रोवाइड्स यू एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। सिंपली अगर मैं 2 वर्ड में बोला चाहूँ तो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बेसिकली। कैसे? देखो एनकैप्सुलेशन का काम क्या है, इट रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस टू सम ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स। मतलब हमारे ऑब्जेक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज़ को, कुछ मेथड्स को वो सिक्योर कर देता है बाय गिविंग नॉट अ डायरेक्ट एक्सेस टू दोज प्रॉपर्टीज़। किसी को भी उस प्रॉपर्टीज़ का, उस मेथड का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, जिससे आप उनमें चेंजेस नहीं कर सकते, आप उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। एंड यूजिंग इट कैन बी सिमुलेटेड इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग क्लोजर्स, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, एंड सिंपली बाय यूजिंग अ हैशटैग। ओके जिससे हम एक प्राइवेट फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। अभी प्राइवेट फील्ड आपकी कोई वेरिएबल भी हो सकती है, कोई मेथड भी हो सकता है, नो डाउट। तो इसका एक बार प्रैक्टिकल करके देखें कि एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है ये। तो देखो एक पीस ऑफ कोड मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि मैं क्लास क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर मैंने एक सीक्रेट प्राइवेट फील्ड बना दी। अब अगर मैं सिंपल सीक्रेट लिखता तो वो गलत हो जाता, मुझे इसको हैशटैग से इनिशिएट करना है जिससे पता चले कि एक प्राइवेट फील्ड है बेसिकली। चलो करते हैं एक बार, आओ। तो क्लास है, इसी को देख लेते हैं। हमने क्लास पर्सन बना रखी है। ओके ये क्लास पर्सन है आपकी। अब इस पर्सन के अंदर मुझे पहले तो 2 चीज़ें डिफाइन करनी है। कंस्ट्रक्टर क्या लेगा, नेम लेगा, एंड क्या लेगा, क्लास लेगा। ये क्या है, नेम एंड एज आई थिंक, अच्छा नेम एंड सीक्रेट। ओके ये चीज़, अब नेम एंड सीक्रेट है। अब मुझे नेम को तो एज इट इज़ रखना है, बट सीक्रेट को मुझे करना है क्या, इनकैप्सुलेट। तो ठीक है सीक्रेट को मैं कर देता हूँ इनकैप्सुलेट ऐसे। अब हैशटैग सीक्रेट अलग चीज़ है और ये सीक्रेट अलग है, बिकॉज ये तो वैल्यू है जो वहाँ से आ रही है। मैं चाहे तो इसका नाम एस दे सकता हूँ, देख लो एस दे दिया, इसका नाम एन दे देते हैं। ओके अब दिस डॉट नेम, अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी चीज़ को क्रिएट करूँगा तो वह इसके अंदर ही रहेगा। तो मैं दिस के अंदर क्रिएट करता हूँ नेम को और एन। बस एक थॉट प्रोसेस दिखा रहा हूँ आपको, ये गलत भी हो सकता है, आई डोंट नो। दिस डॉट, अब सीक्रेट कैसे मिलेगी वैल्यू, क्या मुझे यहाँ पे सीक्रेट यूज़ करना है? नहीं, ये तो डिफाइंड ही नहीं है यहाँ पे। मुझे यूज़ करना है हैशटैग सीक्रेट को ऐसे, उसको मुझे वैल्यू देनी है एस। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब अगर मैं चाहूँ तो एक बार नीचे जाते हैं,
कॉन्स्ट करते हैं person1 न्यू, व्हाट्स दैट, न्यू पर्सन, नेम देते हैं सौरभ, सीक्रेट इज लाइक आई एम यूट्यूबर, दैट्स अ सीक्रेट। एंड console डॉट लॉग करूँ मैं अगर किसको, person1 को, लेट्स सी व्हाट वी गॉट। तो देखो मुझे बस नेम मिला, मुझे सीक्रेट तो मिला ही नहीं, है ना भाई। तो ये सीक्रेट क्यों नहीं मिल रहा, बिकॉज मैंने बना रखा है इसको प्राइवेट, मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस कर ही नहीं सकता। अब आप बोलोगे चलो ठीक है एक बार पर्सन डॉट मतलब ये क्या हुआ, ठीक है नीचे जाते हैं Ctrl+V। अब मैं अगर person1 की जगह सिर्फ पर्सन डॉट सीक्रेट को अगर करूँ कुछ मिलेगा, पहली बात तो हमको यहीं पे सजेस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ है ही नहीं, तो हमें मिलने वाला है एरर, वी नो दैट थिंग। देखो कि कैन नॉट एक्सेस person1 बिफोर इनिशियलाइजेशन, ये भी सही बात है यार, इसको मुझे यहाँ से हटाना है, ये मैंने ऊपर क्यों कर दिया। अब एक बार रन करते हैं वापस से। तो ठीक है मुझे person1 ये तो मिल गया, बट डॉट सीक्रेट नहीं मिला, कह रहे तो अनडिफाइंड है। ओके क्या मुझे नेम मिलेगा यहाँ पे, लेट्स सी, नेम तो मिल रहा है, बट क्या मुझे यहाँ पे हैशटैग सीक्रेट मिलेगा, ये भी करके देख लेते हैं। देखो एरर यहीं पे आ गया, नहीं मिला, क्योंकि क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि प्राइवेट फील्ड हैशटैग सीक्रेट मस्ट बी डिक्लेयर इन एन एनक्लोजिंग क्लास। यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ जिसको मैं यहाँ यूज़ कर ही नहीं सकता। ये जो सिंटैक्स है हैशटैग लिखने वाला, ये बस आप अपनी एनक्लोजिंग क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हो। मतलब ऐसे तो मैं कर पाऊँगा नहीं यार इसको यूज़, ना मॉडिफाई कर पा रहा ना यूज़ ही कर पा रहा, तो आखिर यूज़ कैसे करना है इसको। तो इस हैशटैग सीक्रेट को आप डायरेक्टली तो यूज़ कर नहीं सकते, बट आप एक मेथड बना सकते हो गेट सीक्रेट नाम का, जो क्या करेगा, जो एक फंक्शन है बेसिकली, वो रिटर्न करेगा आपको क्या, दिस डॉट हैशटैग लगाना मत भूलना इसको, क्योंकि सीक्रेट नाम है कुछ नहीं आपके इसके अंदर, हैशटैग सीक्रेट नाम की चीज़ है। बट सो व्हाट इफ़ अगर मैं अब आपके इसको प्रिंट करूं, तो अच्छा मुझे गेट सीक्रेट मिल रहा है और एक नेम मिल रहा है, बट अभी वैल्यू नहीं मिली। तो वैल्यू कैसे मिलेगी, जब मैं इस गेट सीक्रेट को कॉल करूँगा, देखो मिलेगी ना यूट्यूबर। तो दैट्स अ वे हाउ यू कैन क्रिएट a secret field. It can be a variable, it can be a method also. You got the point? So this is your first thing, encapsulation, जिसके थ्रू आप एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो अपनी क्लास को। ओके नाउ लेट्स सी व्हाट इज सेकंड थिंग। चलो भाई नीचे आते हैं थोड़ा सा। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, ऐसे आप एक्सेस कर ही नहीं सकते, आपको एक मेथड बनाना पड़ेगा। तो ये बात है, डायरेक्ट एक्सेस टू प्राइवेट फील्ड विल रिजल्ट इन एन एरर, प्राइवेट फील्ड मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन एन एनक्लोजिंग क्लास। ये आपको यहाँ मिल रहा था, देखा हमने। तो हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड बना सकते हैं जो आपकी उस जो क्या है वो आपकी एक प्राइवेट फील्ड है, वो आपको रिटर्न करे। दैट वाज द होल मोटो ऑफ दिस। तो सेकंड चीज़ क्या है आपकी, इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होती है, जैसे आपके पेरेंट्स हो, आपको पता है ना आपको जीन्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो, वैसे यहाँ पे क्या होगा ना, एक चाइल्ड क्लास होगी और एक पेरेंट क्लास होगी। अब आप उस चाइल्ड क्लास को ना पेरेंट क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करने में हेल्प कर सकते हो। इसी जो मेथड को, प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि क्रिएटिंग अ न्यू क्लास बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्लास, मतलब एक एग्जिस्टिंग क्लास है उसके बेस पे हम एक चाइल्ड क्लास बना रहे होते हैं, जिसकी मदद से जो चाइल्ड क्लास है वो इनहेरिट कर सकती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर पेरेंट क्लास, प्रॉपर्टीज़ कह लो, मेथड्स कह लो, दैट वाज द थिंग। तो इसको भी एक मेथड से समझे एक एग्जाम्पल के साथ। चलो आते हैं यहाँ। सेकेंड वन इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इसको कर देते कमेंट। चलो भाई समझते हैं इसको। एक क्लास बनाते हैं एनिमल नाम की। अब हर एनिमल के पास एक फंक्शन होता है ना, किसका, ईट। हर एक जो आपका एनिमल है वो खाना खाता है, तो एक ईट फंक्शन में बनाता हूँ इसके अंदर। ईट कर देते हैं कैसे, वेट इज सेकेंड, हाँ मैं डायरेक्टली इसको मेथड की तरह कर सकता हूँ। तो console.log आई कैन ईट, सिंपल। ठीक है भाई, एक एनिमल है जिसके अंदर एक मेथड है कि ईट, हर एक एनिमल ईट कर सकता है, गुड पॉइंट। बट क्लास डॉग, एक मैंने क्लास बनाई डॉग नाम की, एंड इट कैन बार्क ओनली, ठीक है, ओनली इट कैन बार्क। एक कुत्ता सिर्फ भौंक सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो बट एक प्रॉपर्टी अगर आप ध्यान से दो तो एक डॉग इज ऑल्सो कैटेगरी ऑफ एनिमल, वो ईट भी कर सकता है, सही बात है बिल्कुल।
बट अभी दिक्कत क्या है, दिक्कत अभी ये है कि किसी भी तरीके से आपने प्रॉपर्टीज़ दी नहीं है आपके डॉग को एनिमल वाली। आई कैन बार्क, सही बात। तो दोनों कनेक्टेड नहीं है किसी भी तरीके से, दोनों में कोई प्रॉपर्टी शेयरिंग नहीं हो रही, ना ये चाइल्ड है ना वो पेरेंट है, बट हमें दिख रहा है कि जो एनिमल वाली क्लास है बेसिकली उसको हम इनहेरिट करा सकते हैं डॉग के अंदर, बिकॉज अ डॉग कैन ऑल्सो ईट बिकॉज इट्स अ सब्सिडरी ऑफ एनिमल। तो क्या मैं एनिमल की प्रॉपर्टी एक्सटेंड करवाऊँ इसके अंदर? तो आप सिंपल लिखो एक्सटेंड्स एनिमल, आप एनिमल को कर लो एक्सटेंड। ओके, सो अगर नीचे जाऊँ एंड बनाऊँ एक कॉन्स्ट डॉग 1 करके एक बनाऊँ एंड बोलूँ इसको कि आप एक न्यू डॉग हो बेसिकली, ऐसे, ठीक है, एक न्यू डॉग हो एक्चुअली। तो कंसोल डॉट लॉग अगर मैं डॉग 1 को करूँ तो मुझे क्या मिलता है देखें एक बार, लेट्स सी। तो हमें एक डॉग ऑब्जेक्ट मिल रहा है कि डॉग 1 एक ऑब्जेक्ट है। आई एम लाइक ठीक है, ऑब्जेक्ट है, नाइस, बट क्या एक बार ऐसे करके देखें, चलो आपकी एक और ख्वाहिश पूरी करते हैं। सेम चीज़ मिल गया कि भाई ठीक है, क्योंकि हम एक इनपुट नहीं दे रहे बेसिकली, सो इस हम लिख पा रहे हैं। बट क्या डॉग 1 के अंदर एक्सेस है मेरे बार्क और ईट का? तो बार्क का तो होना चाहिए, बट ये तो अभी आपने एग्जीक्यूट नहीं करा इसको। अब करते हैं एग्जीक्यूट, लो। तो आई कैन बार्क, गुड, वो अनडिफाइंड पे ध्यान में देना। तो लिखा हुआ आई कैन बार्क, ओके। बट वट इफ़ अगर मैं सेम चीज़ लिखूँ कि डॉग 1 डॉट ईट, क्या वो ईट कर सकता है? लेट्स सी क्या आता है। आई कैन बार्क, आई कैन ईट, वाओ। हमने एक्चुअली एनिमल की जो प्रॉपर्टी है वो एक्सटेंड कर ली अपने डॉग के अंदर यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड एंड आगे डाल दी अपनी पेरेंट क्लास। अच्छा, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, बिल्कुल, दैट्स द वे। यही इनहेरिटेंस होती है बेसिकली, एक बेस क्लास अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाती है। दैट वाज योर सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड पिलर ऑफ आपका उप्स। अब हम चलते हैं थर्ड पिलर के ऊपर, जो कि है आपका क्या, एब्स्ट्रैक्शन। आओ समझते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या है। देखो, एब्स्ट्रैक्शंस मीन हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स डिटेल्स एंड शोइंग ओनली द नेसेसरी पार्ट्स। ओके, व्हाट्स आई से यू कि एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है बेसिकली कि आप ना सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाते हो यूज़र को एंड पीछे के जो भी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स हैं वो आप छुपा देते हो। इस एब्स्ट्रैक्शन में कितना ही हमने एग्जांपल देखा है, अगर आपको याद हो तो हम XHR रिक्वेस्ट से जब फेच के अंदर आए तो वो इतनी 6-7 लाइन का कोड हमने सिर्फ एक फेच नाम के कीवर्ड में कर दिया। एब्स्ट्रैक्शन ही तो है ये, है ना। तो इस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करते हो ऊप्स के अंदर कि आप एक इंपॉर्टेंट टास्क को दिखाते हो, बाकी उसके सब्सिडियरी टास्क को छुपा देते हो एक कोड के अंदर, एक फंक्शन बना के। अगर मैं समझूँ सिंपली इसको कैसे हुआ ये एक्चुअली, तो देखो, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स hiding the complex डिटेल्स को हाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्शन का। जैसे क्लास में अगर क्रिएट करूँ, किसकी, टीवी नाम की क्लास क्रिएट करता हूँ। ओके, तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ऑन। ये एक फंक्शन है ऑन जो ये कहता है कि मैंने console डॉट लॉग करा टीवी इज़ ऑन। अब आपने देखा होगा कि जब भी आपकी टीवी ऑन होती है तो अपने आप ही वो जो टीवी है एक्चुअली वो उस चैनल पे आ जाती है जहाँ पे उसने उसको लास्ट टाइम छोड़ा था। तो एक मेथड बनाता हूँ स्विच चैनल, या फिर मैं काम करता हूँ एक आईफी क्रिएट करता हूँ। देखो कैसे बनाते हैं आईफी, एक मेथड लिखो इसके अंदर console डॉट लॉग। अब कुछ इसमें काम हो रहा होगा, कुछ नेटवर्क कॉल लगी होगी एंड कुछ नंबर डायल हुए होंगे एंड इसने कर दिया स्विचिंग टू चैनल नंबर 101, ऐसे कुछ है एंड ये आईपी हो जाएगा आपका एग्जीक्यूट एकदम से। देखो ऐसे, जैसे यहाँ लिख देते हैं ओल्ड चैनल, ओल्ड नहीं डायरेक्टली वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू कहीं पे आ रही होगी यहाँ से, मुझे नहीं पता कैसे आ रही है, बट हाँ आ रही है, ठीक है। देन क्या कर देते हैं यहाँ पे चैनल और यहाँ डाल देते हैं ऐसे। तो मुझे बैकटिक्स लगाने पड़ेंगे उसके लिए, कोई नहीं लगा लेंगे। चैनल ऐसे कर देते हैं एंड ऐसे करते हैं कमेंट कंट्रोल डी एंड स्विच लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे चैनल इनपुट आएगी, ये इनपुट कैसे भी आ रही होगी, जो पिछली वाली होगी उसको होल्ड करा होगा हमने, हम भेज रहे हैं इस फंक्शन के अंदर एंड स्विच हो जा रहा है उस चैनल पे। तो हमने टास्क करा
है ना। चलो अब एक बनाते हैं सिंपल सी कॉन्स्ट tv1 नाम से, न्यू tv हमने करी क्रिएट एक, एंड यहाँ पर मैं इसे कॉन्सोल करूँ डॉट लॉग tv1 डॉट ऑन करता हूँ अगर मैं इस टीवी को ऐसे, तो व्हाट वी गेट हियर, लेट्स सी। तो देखो टीवी इज़ ऑन एंड अपने आप उसने स्विच कर दिया चैनल नंबर 101 पे। तो देखो आपके यूज़र ने तो बस टीवी ऑन करी थी, ये चैनल अपने आप कैसे स्विच हुआ उसको नहीं पता, बट हो गया। तो यही एब्स्ट्रैक्शन होती है, कुछ काम को आप खुद करते हो यूज़र को बिना दिखाए, बट वो होता ज़रूर है एंड यूज़र उस पर ध्यान भी नहीं देता, बिकॉज उसके लिए बस टीवी ऑन करना ज़रूरी था। लास्ट किस चैनल पे उसने छोड़ा था वहाँ जाने का उसका कोई काम नहीं था, वो हमने खुद भेज दिया उसको। ओके, सो दैट्स द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ योर एब्स्ट्रैक्शन। चलो आपको समझ में आया होगा, आई होप दैट थिंग। एंड द फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर इज योर polymorphism. Morphism. Okay, as the name suggests, poly means many and morphism mean form. मतलब एक ही फॉर्म का मैनी काम, बहुत सारा, मतलब एक ही फॉर्म के बहुत काम। बेसिकली हियर अ फंक्शन यूज्ड इन मैनी फॉर्म्स, बहुत तरीके से आप एक फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। ये इसका एक मेजर गोल होता है, किसी एक प्रॉपर्टी को, किसी एक मेथड को, सेम मेथड को आप बार बार अलग अलग डिफरेंट वे में यूज़ करने वाले हो, यही आपका पॉलीमॉर्फिज्म होता है। समझे इसको, थोड़ा टेढ़ा एग्जांपल मैंने लिया है इसको समझाने के लिए, बट आई होप यू अंडरस्टैंड इट इजीली। सिंपल सी बात है, पॉलीमॉर्फिज्म्स अलाउ यूजिंग सेम मेथड इन डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट सिचुएशन फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब एक ही मेथड को हम अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से काम करवाएंगे, मतलब फंक्शन सेम है बट मॉर्फिज्म मतलब अलग अलग काम है डिफरेंट फॉर्म्स में। जैसे अगर मैं डिफाइन करूँ एक शेप को, लेट्स सपोज यहीं पे आते हैं, एक शेप डिफाइन करते हैं, बेसिकली क्लास डिफाइन करते हैं शेप नाम की। ओके, शेप ये, इसके अंदर एक मेथड है एरिया नाम का, जो क्या करता है, जो कंसोल करता है, सिंपल और कुछ नहीं करता, कंसोल करता है लॉग कि एरिया क्या था देख लेते हैं यहीं से। अच्छा, कैलकुलेटिंग एरिया, कैलकुलेटिंग एरिया। ओके, एक और क्लास है सर्कल नाम की, जो एक्सटेंड कर रही है आपके शेप को। ठीक है भाई, इसके अंदर भी एक एरिया नाम का फंक्शन है, मेथड है आपके पास, बट इट्स डूइंग, ये सिंपल क्या कर रही है, ये कंसोल डॉट लॉग कर रही है, डॉट लॉग कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सर्कल, है ना। सही बात है, बिल्कुल हम सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड सेम एक और क्लास बना लेते हैं, किस नाम की, स्क्वायर नाम की बनाते हैं, क्लास स्क्वायर। ओके, वेयर इज क्यूब, दैट्स द क्यूब। इसको एक्सटेंड कर देते हैं शेप के अंदर, तो शेप को इसके अंदर एक्सटेंड कर देते हैं, तो इसके अंदर भी एक एरिया बना देते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं इसको, लो ऐसे। ओहो, इट इज़ क्या, कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्क्वायर। क्यू कहाँ है, ये रहा, वेयर इज द क्यू। ओके, ये भी आ गया। अब ये चीज़ है बेसिकली, हमने मतलब तीन ये बनाए, देखो सेम नाम के तीन मेथड्स हमने क्रिएट करे। एक मेथड तो आपका यहाँ पे है, ये वाला जो कर रहा है, जो शेप के अंदर डिफाइंड है, जो आपकी पेरेंट क्लास है, एंड उसमें लिखा हुआ है कैलकुलेटिंग एरिया। सेम मेथड बनाया हमने, बट दूसरे आपके ऑब्जेक्ट के अंदर, बट इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक्सटेंड कर दिया शेप को, मतलब हमारे पास इसकी भी प्रॉपर्टी है, किसके अंदर, इसके अंदर। तो व्हाट इफ़ आई यूज सर्कल डॉट एरिया, बताओ क्या होगा, क्योंकि सर्कल डॉट एरिया मीन्स कि मेरे पे ये वाली प्रॉपर्टी भी है, ये वाली भी है, तो रन कौन सी करनी है एक्चुअली, थोड़ी कन्फ्यूजन हुई ना यहाँ पे। ऐसे ही अब आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर भी एरिया है, बट इस स्क्वायर ने एक्सटेंड कर रखा शेप को, तो इस एरिया का एक्सेस भी इसके पास ही है नहीं, बिल्कुल है। तो व्हाट इफ आई डू स्क्वायर डॉट एरिया, क्या ये प्रिंट होगा या ये प्रिंट होगा, कन्फ्यूजन आई फिर से, बिल्कुल आई। तो अब इसी कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं एक बार। चलो एक लेट करते हैं शेप 1
बट इट्स योर न्यू शेप। अगर मैं करूँ इन कंसोल डॉट लॉग करूँ अगर किसको, शेप 1 के 1 डॉट एरिया को, बताओ अभी क्या होगा, क्या लिखा हुआ आएगा, कैलकुलेटिंग एरिया। बिल्कुल सही बात। ओके, बट व्हाट इफ आई डू स्क्वायर हियर, व्हाट इफ आई डू स्क्वायर हियर, तो क्या आना चाहिए, लेट्स सी, कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्क्वायर। तो सेम मेथड बट इन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट बिहेव्स डिफरेंटली। बट इफ आई डू सर्कल हियर एंड इसको मैं रन करूँ अगर, तो क्या आएगा, देखते हैं, कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सर्कल। वाओ। अब एक काम करते हैं, शेप्स बनाते हैं इसको एंड यहाँ लिखते हैं क्या, एक एरे। पहले एरे हो गया आपकी न्यू शेप की ही, शेप की एरे। ओके, देन न्यू सर्कल, उससे पहले एक न्यू स्क्वायर। एक एरे है तो शेप्स का जो 0th इंडेक्स होगा वो इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा, फर्स्ट इंडेक्स इसको, सेकंड इंडेक्स इसको। ओके, सो ना ऐसे कुछ नहीं करते, हम जाते हैं शेप्स के पास। शेप्स में लगाते हैं फॉर ईच मेथड, है तो एरे एक्चुअली। फॉर ईच का देता है, हर एक एलिमेंट देगा आपको। लेट्स सपोज का नाम दे देते हैं शेप, उससे पहले कॉलबैक लगा लेते हैं। ओके, तो लगाते हैं यहाँ क्या, हम लगाते हैं यहाँ पे एक दिक्कत हो गई है। दिक्कत है आपकी क्या, कि शेप जो है वो आपकी बड़ी है, तो इसको मुझे ऐसे बड़ा करना पड़ेगा, ऐसे। नाउ इट्स गुड एस। ओके, सो हर एक एलिमेंट के लिए मुझे कंसोल करना है, या फिर मुझे डायरेक्टली कंसोल नहीं करना, मुझे बस कॉल करना है एस डॉट किसको, एरिया को। देखो मैं सेम मेथड कॉल कर रहा हूँ हर एक फंक्शन के लिए, एंड लेट्स सी व्हाट इट गिव अस। देखो, कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्क्वायर, कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, आपको समझ में आया मैंने क्या करा है यहाँ पे, एक्चुअली थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, काफ़ी इजी चीज़ लिखी है मैंने, कुछ नहीं करा, एक एरे बना दी। एरे के फर्स्ट इंडेक्स में आपका शेप वाला ऑब्जेक्ट है, सेकंड में आपका स्क्वायर है, थर्ड में आपका सर्कल है, एंड हर एक एलिमेंट के मैंने एरिया फंक्शन में कॉल कर दिया। तो शेप में कैलकुलेटिंग एरिया लिखा हुआ आ रहा है, स्क्वायर में कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ आ रहा है, सर्कल में कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सर्कल लिखा हुआ आ रहा है। दैट वाज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कि एक सेम मेथड हर एक अलग ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरीके से अलग अलग बिहेव कर रहा है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज द एरिया मेथड to have different behaviors depending on the object type. Like if it's circle, it will say calculating area of circle. If it's square, it's say calculating area of square. Okay, then all three area method are different. तीनों area method different है, सही बात है, but name same है, just sharing same names only. And this is useful for creating flexible code and reusable code. अब ये लाइन जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पता है क्यों? बिकॉज जावास्क्रिप्ट जब स्टार्टिंग में आई थी उसके पास फीचर था नहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो वहाँ पे ना जो कोड होता था बहुत मैसअप हो जाता था, एकदम स्पैगेटी कोड हो जाता था। अगर लिटरल वर्ड बोला जाए, स्पैगेटी कोड मतलब बहुत ही उलझा हुआ कोड, लाइक एकदम मतलब कुछ उसमें से वैल्यूएबल निकल ही नहीं रहा। एक बार बना दिया तो उसी काम के लिए, हम उसको रीयूज़ नहीं कर पा रहे, हम उसको मॉड्यूलेट नहीं कर पा रहे, कहीं और नहीं उसको यूज़ कर पा रहे। तो इस चीज़ की तो मतलब सॉल्यूशन पक्का आपका ओप्स ही थी। जब से ओप्स आई तो हम अपनी ऑब्जेक्ट्स क्लासेस क्रिएट कर पा रहे थे, अपने कोड को रीयूजेबल बना पा रहे थे। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग साइड थी आपके बेसिकली oops कंसेप्ट की। एंड अभी ये 6 के अंदर ये काफ़ी आ चुका है, एंड या अभी आप इसको फुल्ली यूज़ कर सकते हो। बट फिर भी अगेन मैं रिमाइंडर देना चाहता हूँ आपको, अगर आप लोग जावा या C++ पढ़ के आए हो तो उतना वर्बोस तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस यूज़ नहीं होते। वी विल टेल यू द रीज़न ओके फर्दर, बट हाँ उतना वर्बोस तरीके से नहीं होंगे, बट स्टिल यू कैन यूज़ इट इन अ प्रॉपर वे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर था। हमने समझा पूरा जो भी अपना 4 पिलर्स थे ऊप्स के, कौन कौन से बताओ। पहला उसका कौन सा था, इनकैप्सुलेशन, देन एब्स्ट्रैक्शन, देन इनहेरिटेंस, देन पॉलीमॉर्फिज्म। देन हमने क्लासेस को थोड़ा सा देखा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करता है, वो एक स्पेशल मेमोरी फंक्शन होता है जो हेल्प करता है आपको एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने में विद वैल्यूज़। देन आई होप आपको इससे मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई होगी दिस डॉट मेक से, क्योंकि देखो ये मेक जो मैंने बनाया डिक्लेयर करा, ये जो मॉडल डिक्लेयर करा, ये जो ये डिक्लेयर करा, ये तो मैंने कंस्ट्रक्टेड फंक्शन के अंदर करा है, तो इसकी एक्सेस बस कंस्ट्रक्टेड फंक्शन के अंदर अंदर तक ही है। बट दिस डॉट मेक मैंने एक्चुअली इस पूरे के पूरे स्कोप के अंदर दिस डॉट मेक के थ्रू एक वेरिएबल क्रिएट करा। देन उस वेरिएबल के अंदर मैंने
कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर जो मैक है बेसिकली, अब मेक है जो, उसकी वैल्यू इंसर्ट कर दी। सेम फॉर मॉडल एंड सेम फॉर योर ईयर, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ सीखा होगा आपने। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय गाइस, पढ़ते रहिएगा।